आदाब सत श्री अकाल। एडीजोन में वापस आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम 2 लेक्चर एडीजोन के अभी तक कर चुके हैं, तो मैं होप करता हूं कि आपने वो लेक्चर देखे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ना है तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेक्चर वीडियोस थोड़ी लंबी रह सकती हैं। तो आपको पेशेंस से वीडियोस को अगर आप देखोगे तो गारंटी होती है कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड अवर लेक्चर नंबर 3, जो कि रहेगा हमारा सॉल्यूशंस के ऊपर। और एक और चीज बता देता हूं, ये बहुत बेसिक चीज रहेगी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 विद एड्यूजोन। थंबनेल में आप लोग देख ही चुके हैं कि आज हम लोग सॉल्यूशन का जुगाड़ पढ़ने वाले हैं। अब जुगाड़ कैसे? देखिए, जो भी बच्चे या जो भी स्कॉलर या कोई भी ऐसा आदमी या कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी रिसर्च के लिए काम कर रहा है, किसी लेबोरेटरी में काम कर रहा है या हायर लेवल ऑफ एडवांस स्टडीज में काम कर रहा है, तो उनको लेबोरेटरीज में या अपने पर्सपेक्टिव से सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। कैसे? क्योंकि सॉल्यूशंस जब लेबोरेटरी में बनाई जाती हैं वो दो प्रकार की रहती हैं, एक मेजर सोल्यूशन होती है, एक माइनर सोल्यूशन होती है विद रिस्पेक्ट टू देयर कंसंट्रेशन। अब जो मेजर सोल्यूशन है वो इजीली प्रिपेयर हो जाती हैं, लेकिन माइनर सोल्यूशन भाई साहब बहुत मुश्किल होता है बनाना। तो अब हम फोकस करेंगे कि छोटी छोटी क्वांटिटी या कंसंट्रेशन की जो सोल्यूशन होती हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उनको समझने से पहले आप लोगों को सोल्यूशन पता होना चाहिए, उसका बेसिक मायना क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है और उसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो पॉइंट हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सॉल्यूशंस क्या है और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब एज यू ऑल नो, सोल्यूशन इज वेरी मतलब कॉमन वर्ड, तो एवरीवन इज फैमिलियर विद दिस, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होती है जो मोनोफेजिक भी हो सकती है और पॉलीफेजिक भी हो सकती है। अब ये मोनोफेजिक और पॉलीफेजिक का क्या फंडा है, देखिए घबराना नहीं है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ डिटेल में। तो सबसे पहले याद रखिए कि सोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर विच कैन बी मोनोफेजिक और पॉलीफेजिक। और सोल्यूशन के जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये सिंपल सी चीज है, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है जो कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की बनी होती है। और ये जो पॉली मोनोफेजिक भी हो सकती है और पॉलीफेजिक भी हो सकती है। अब एक चीज देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए। जब कोई सोल्यूशन हम लोग प्रिपेयर करते हैं, एक तो उसमें सॉल्वेंट रहता है, एक तो उसमें सोल्यूट रहता है। जो कम कंसंट्रेशन का होता है, जिसको हम लोग ऐड करते हैं, जो कम कंसंट्रेशन का रहेगा उसे बेसिकली केमिस्ट्री की भाषा में सोल्यूट कहा जाता है, और जो ज्यादा कंसंट्रेशन में डाला जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल, ये कॉमन सी एग्जांपल, जब हम लोग वाटर के अंदर सॉल्ट को ऐड करते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड को डालते हैं, तो उस केस में जो हमारा सोल्यूट का काम कौन करेगा?
सॉल्ट करेगा, क्योंकि हम कम कंसंट्रेशन में ले रहे हैं, और जो हमारा वाटर होगा वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा जो कि हम ज्यादा कंसंट्रेशन में ले रहे हैं। तो ये सिंपल सी चीज है। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपके कॉन्सेप्ट के लिए, कि जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है ये वेरी कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन। कभी हमें वाटर कम लेना पड़ता है या कोई और केमिकल कंपाउंड हम ज्यादा मात्रा या कंसंट्रेशन में लें, तो उस वक्त सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो वेरी कर सकती है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, बस याद रखने के लिए केमिस्ट्री की भाषा में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को ऐसे एज अ वर्ड हमने रखा हुआ है। अब आप लोगों को बता देता हूं कि जो सोल्यूशन होती है ये डिफरेंट तरीके की हो सकती है। देखिए, पहली होती है वेट बाय वेट सोल्यूशन, जिसको हम ग्राम बाय ग्राम करके भी लिखते हैं, या जिसको हम दूसरी भाषा में मोलर सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरी होती है वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, जिसे हम ग्राम पर ml करके लिखते हैं, या दूसरी भाषा में हम इसको मोलर सोल्यूशन भी कहते हैं। और तीसरी होती है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, जिसको हम लोग ml बाय ml लिखते हैं, और या इसको हम लोग दूसरी भाषा में डिल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशंस को ब्रॉडली इन तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो इन्हीं तीन क्लासिफिकेशन के अंडर डिफरेंट तरीके की सोल्यूशन आती हैं, या इन्हीं तीन मेथड से हम लोग सोल्यूशन को बना सकते हैं। जैसे वेट बाय वेट है, जिसको हम मोलर सोल्यूशन भी कहते हैं। आई नो एवरीवन इज फैमिलियर विद दिस वर्ड एट दिस स्टेज, तो हम लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे, घबराइए मत आप। तो जो है वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, उसे हम मोलर सोल्यूशन कहते हैं, और जो है हमारी एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, उसे हम डिल्यूशन कहते हैं। अब भाई साहब एक बात आती है, अब बात क्या आती है कि सोल्यूशन तो हम लोग बनाएंगे। अब सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें कुछ थोड़ा था मैथमेटिकल मतलब इक्वेशंस आनी चाहिए, मैथमेटिकल कुछ टर्म्स हैं वो हमको याद रहनी चाहिए, कुछ कन्वर्जन टर्म्स हैं वो हमें याद रहनी चाहिए। अब मैं कुछ कन्वर्जन टर्म्स यहाँ पे लिख देता हूँ, बस उसे रट लीजिएगा आप, क्योंकि वो आगे जाके माइनर क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेशन सोल्यूशन बनाने में हमें बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो उनकी वैल्यूज आप लोग याद रख लीजिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार इनका कन्वर्जेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि 10⁻³ को हम लोग मिली कहते हैं, 10⁻⁻6 को हम लोग माइक्रो कहते हैं, 10⁻⁻9 को हम लोग नैनो कहते हैं, और 10⁻12 को पीको, 10⁻15 को फर्मी, और इसी तरीके से पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो आई होप ये सिंपल सी चीज है, आपको याद रखनी है बस। अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको कन्वर्जन करने में बहुत ज्यादा सिंप्लिसिटी महसूस होगी। ठीक है, तो अब हम लोग डिटेल में एक एक सोल्यूशन को पढ़ेंगे। तो एक एक सोल्यूशन को पढ़ने से पहले तो हम लोग पहले एक छोटी सी टर्म देखने वाले हैं कि परसेंटेज अगर हमें दी हो, या परसेंटेज हमें सोल्यूट या सॉल्वेंट की दी हो, या हम कह सकें कि एक फिक्स परसेंटेज का सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया है कि 10% ग्लूकोज बनाना है, किसमें 200 ml में, या हमें 100 ml में, या हमें 1000 ml में, किस में बनाना है, तो हम लोग देखेंगे कि वो कैसे होता है। तो परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, ये भी एक तरीके की कंसंट्रेशन टर्म होती है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। इसको अब इसमें देखिए, जो परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन होता है ये वेट बाय वेट भी हो सकता है,
वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, क्योंकि परसेंटेज किसी भी तरीके से ले जा सकती है। अगर हम सोल्यूट को 10 ग्राम ले लें और सॉल्वेंट को हम लोग 100 ml ले लें तो वो बन जाएगा वेट बाय वॉल्यूम। अगर हम लोग सोल्यूट को 10 ml ले लें, उसको डिसॉल्व कर दें 100 ml में, तो वो बन जाएगा वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। तो इसी तरीके से जो परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन होता है वो वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है और वेट बाय वेट भी हो सकता है। ठीक है। अब दूसरी बात, अब यहाँ पे समझने वाली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को हम डिनोट कैसे करते हैं या इनको हम एक सॉल्यूशंस में अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं एक एग्जांपल तरीके लेके आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक क्वेश्चन दिया है कि प्रिपेयर मुझे क्वेश्चन दिया है प्रिपेयर 10% ऑफ ग्लूकोज 10% ऑफ ग्लूकोज वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। अब मुझे क्वेश्चन दिया है कि आपको 10% ऑफ ग्लूकोज, परसेंट आ गया ना, परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इसी को कहते हैं। अब मुझे बोला है कि इस तरीके की सोल्यूशन बनाओ जिसमें जो ग्लूकोज होना चाहिए वो 10% वेट बाय वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं सबसे पहले मैं बता देता हूं। इट मींस, इसका मतलब क्या होता है? इट मींस 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज in 100 ml of water to get 10% of glucose solution। 10% ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन मतलब मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में मुझे 10 ग्राम ग्लूकोज डालना है और तब तक पानी उसके साथ ऐड करते जाना है जब तक मुझे डिजायर्ड सोल्यूशन कितने ml की ना मिल जाए, 100 ml की। तो आप इसको साथ में मेजर भी कर सकते हो। मतलब एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज डाला और ग्लूकोज के साथ साथ हमें सोल्यूशन बनानी है तो हम वाटर डालेंगे, तब तक वाटर को ऐड करते जाएंगे। सोल्यूट डालने के बाद तब तक हम वाटर को ऐड करते जाएंगे जब तक जो ओवरऑल जो बीकर की जो मेजरमेंट है वो 100 ml ना हो जाए और हमारे पास इससे 10% ऑफ ग्लूकोज की जो सोल्यूशन है वो प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये सिंपल सी चीज है। मतलब हमें यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम दिया है। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 10 ग्राम, ये जो W है ये इस परसेंट को लेके चलना है आपको। मतलब 10% मतलब 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 100 ml। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो आपको कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 10% ऑफ ग्लूकोज वेट बाय वेट, 10% ऑफ ग्लूकोज वेट बाय वेट। अब मैंने कहा कि ये वेट बाय वेट भी हो सकती है, वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकती है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकती है। अब अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं। वेट बाय वेट है तो मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज इन किसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकती है और वेट बाय वेट भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। तो ये सिंपल सी चीज है, आई होप ये क्लियर होगी। अब इससे क्वेश्चन कैसा आता है? अब इससे क्वेश्चन देखिए ऐसा आता है, कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, वो आपको बोलेगा प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ 10% ऑफ ग्लूकोज वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। अब हमें बोला गया है कि अगर कोई सोल्यूशन बनानी है, भाई साहब एक सोल्यूशन बना दो। कैसी सोल्यूशन बना दो? जिसमें 10% ग्लूकोज हो वेट बाय वॉल्यूम करके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आप लोग बना सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना होगा, 10% ग्लूकोज लेना है और उसमें पानी आपको तब तक ऐड करते रहना है जब तक ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की या जो मेजरमेंट है सोल्यूशन ml ना हो जाए। तो ये था हमारा परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। तब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब एक और कंसंट्रेशन टर्म है सिंपल सी, वो है पार्ट्स पर मिलियन। तो चलिए
अब इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन का कि कितना पार्ट हमने सोल्यूट का किस में ऐड किया है, 10⁻⁶, मतलब मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन। मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर क्या है, 10⁻⁶ ml ऑफ सोल्यूशन है, मिलियन ऑफ सोल्यूशन है, और उसके अंदर मैंने कितना पार्ट क्या ऐड किया है, कितना पार्ट मैंने सोल्यूट का ऐड किया है, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन सोल्यूशन के अंदर मैं कितना पार्ट ऐड कर रहा हूं, तो उसको बोला जाता है पीपीएम। सिंपल सी बात है, मतलब पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन सोल्यूशन पार्ट ऑफ सोल्यूशन में से हम कितना पार्ट सोल्यूट का ऐड कर रहे हैं, उसे पीपीएम कहा जाता है। और आपको एक चीज याद रखनी कि 1 पीपीएम का क्या मतलब होता है। 1 पीपीएम आपको बस दिमाग में याद रख लेना है कि 1 पीपीएम का मतलब होता है कि 1 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 10⁻⁶, मतलब मिलियंथ ml ऑफ सोल्यूशन। लिख लेते हैं, एक पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका पीपीएम का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स डिसॉल्व्ड, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट कर लेना यहां पे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ जो सोल्यूट के पार्ट हैं वो 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व किए गए हैं। अब 1 पीपीएम क्या होता है, 1 पीपीएम का मतलब है 1 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट, 1 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 10⁻⁶ ml ऑफ सोल्यूशन, 10⁻⁶ ml ऑफ सोल्यूशन। ये 1 पीपीएम का मतलब है। आपको ये चीज याद रखनी है कि 1 पीपीएम का मतलब कि 1 मिलीग्राम, ये भूलना नहीं, ये 1 मिलीग्राम है कि जब भी हम पीपीएम की बात करते हैं तो हम मिलीग्राम में सोल्यूट को लेते हैं, जब भी हम पीपीएम की बात करते हैं तो हम मिलीग्राम में सोल्यूट को लेते हैं। दिमाग में रखना इस चीज को। तो 1 पीपीएम का मतलब है 1 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 10⁻⁶ ml ऑफ सोल्यूशन। अब कुछ ईयर्स पहले एक क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर, मैं आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन बता देता हूं कि इसको परफॉर्म कैसे करना है एक्चुअल में। बस ये चीज आपको याद रखनी है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, मैं क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है। तो देखिए, अब क्वेश्चन ये है, प्रिपेयर 200 ml ऑफ 500 ppm ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड सोल्यूशन। ठीक है, देखिए सिंपल सी चीज है, हमें क्या करना है, हमें एक सोल्यूशन बनानी है किसकी, इंडोल एसिटिक एसिड की। लेकिन शर्त क्या है, शर्त है उसमें 500 ppm होना चाहिए इंडोल एसिटिक एसिड का, और कंसंट्रेशन सोल्यूशन की 200 ml से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 200 ml कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अब जितना हमने ये 2 लाइनों में समझा है कि 1 ppm का मतलब 1 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट इन 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, तो 500 ppm का क्या मतलब होगा, 500 ppm का मतलब सिंपल कि 500 मिलीग्राम ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड इन 10⁻⁶ ml ऑफ सोल्यूशन। तो लिख लेते हैं, एज 500 ppm means 500 milligram of indole acetic acid in 10⁻⁶ ml of solution। मतलब therefore कि जो 500 मिलीग्राम है उस वो कितने में है, 10⁻⁶ ml में, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दूसरी भाषा में कि 10⁻⁶ ml में 500 मिलीग्राम पड़े हुए हैं। और हमें कितने के लिए चाहिए, 200 ml के लिए। अगर 10⁻⁶ ml के लिए इतना है तो हमें 200 ml के लिए कितना लेना होगा, वो तो सिंपल हमारा यूनिटरी मेथड होता है। देखिए, तो 1 ml के लिए कितना हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, और 200 के लिए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ इंटू 200। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आई थिंक अप्रॉक्स 0.1 मिलीग्राम आता है ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। तो मतलब ये है कहने का कि जब हम लोग 500 ppm ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड की सोल्यूशन बनाएंगे
200 ml के लिए तो हमें कितना मिलीग्राम इंडोल एसिटिक एसिड लेना पड़ेगा? 0.1 मिलीग्राम। तो ये कुछ चीज थी पीपीएम के बारे में। इसी से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछेंगे। आपने बस इतना याद रखना है कि कितना पार्ट ऑफ सल्यूट 10 मिलियंथ पार्ट ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व हो रखा है, तो उससे हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं सोल्यूशन। तो 1 ppm मतलब 1 मिलीग्राम, 500 ppm मतलब 500 मिलीग्राम और 10,000 ppm मतलब 10,000 मिलीग्राम। बस याद रखना है कि इसमें पीपीएम में आपको मिलीग्राम में लेनी है कंसंट्रेशन। तो अब हमारी तीसरी कंसंट्रेशन टर्म जो रहेगी, पहली तो परसेंटेज, दूसरी पीपीएम, अब तीसरी परसेंटेज जो कंसंट्रेशन टर्म है वो हमारी रहेगी पीपीबी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पीपीबी के बारे में। अब देखिए, जैसे हमारा पीपीएम था उसी तरीके से पीपीबी है। इसमें क्या किया जाता है? पीपीबी का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। पीपीएम में मिलियन था और इसमें 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो लिख लेते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अब मैंने पीपीएम में आपको बताया था कि 1 पीपीएम का मतलब 1 मिलीग्राम इन 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है। यहाँ पे क्या चेंज है? यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि 1 पीपीबी का क्या मतलब होता है, कि 1 पीपीबी का क्या मतलब है? 1 माइक्रोग्राम। वहां पे क्या था? 1 मिलीग्राम और यहां पे है 1 माइक्रोग्राम। या फिर आप इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं 10⁻⁶ ग्राम। माइक्रोग्राम मैंने बताया पीछे कन्वर्जन में, 1 माइक्रोग्राम को हम 10⁻⁻⁶ ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइक्रोग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर या फिर 1000 ml। अब यहाँ पे चेंज देखिए, पूरी लाइन में यहाँ पे चेंज है क्योंकि यहाँ पे बिलियंथ पार्ट में हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि 1 पीपीबी का मतलब है 1 माइक्रोग्राम और 1 पीपीएम का मतलब है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम 1 माइक्रोग्राम, और वहां पे 1 मिलियंथ पार्ट में लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में लिया जाता है। गॉट इट? ये दो मेन डिफरेंस है यहाँ पे पीपीबी और पीपीएम में। वहां पे 1 पीपीएम का मतलब 1 मिलीग्राम, यहाँ पे 1 पीपीएम का मतलब 1 माइक्रोग्राम। और वहां पे हम लोग 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन में लेते थे, यहाँ पे हम लोग 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में लेते हैं, सिर्फ 1000 में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी है कंसंट्रेशन है किसकी, सोल्यूट की, वो चेंज हो गई है। तो इस तरीके से हम पीपीबी और पीपीएम को डिफर करते हैं और परसेंटेज ऐसे समझते हैं। और अब एक लास्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखेंगे जो बेसिकली हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में। तो वो जो अगली कंसंट्रेशन टर्म है हमारी, वो है मोल, कि मोल कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए होता क्या है। मोल क्या होता है? जैसे हम लोग वैसे जैसे जो बनाना होता है, 1 डजन बनाना 12 क्वांटिटी के बराबर होता है, 12 नंबर के बराबर होता है। हम किसी भी चीज को तोलते हैं किलोग्राम में तोलते हैं, किसी भी चीज को मेजर करते हैं मीटर किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो इसी तरीके से एटम्स, मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए, को तोलने के लिए जो एक टर्म दी गई उसे हम मोल कहते हैं। सिंपल सी बात है, एटम्स और उनके मॉलिक्यूल्स को नापने के लिए मोल एक टर्म दी गई, और जो मोल है, मोल को हम लोग मेजर करते हैं एक स्पेसिफिक नंबर से जिसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। और उस एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है देखते हैं। डिटरमाइंड बाय, यूज्ड टू डिटरमाइन, पहले लिख लेते हैं थोड़ा, यूज्ड टू डिटरमाइन weight और यूज टू मेजर लिख लो आप, यूज टू मेजर वेट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल बाय
बाय यूजिंग एवोगैड्रो नंबर, बाय यूजिंग एवोगैड्रो नंबर, और वन जिसको हम ए नॉट से डिनोट करते हैं, और वन एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और ये 10⁻23 क्या है? 10⁻23 एटम्स भी हो सकते हैं, मोल्स भी हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सिंपल सी चीज है, मतलब मोल एक ऐसी मतलब यूनिट है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल को मेजर करते हैं एवोगैड्रो नंबर का यूज करके, और वन एवोगैड्रो नंबर की ये वैल्यू रहती है जो कि बताता है। अब मैं आपको एक मोल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आएगा, आप ध्यान से सुनिए। कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है, जो भी उसका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास होगा वो 1 मोल के बराबर गिना जाता है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका अगर कोई भी एटॉमिक मास या बेसिक एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है तो 1 मोल के बराबर गिना जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए से समझाता हूँ। एग्जाम्पल, मेरे पास ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक मास 16 ग्राम है, तो ये जिसको हम AMU से भी लिखते हैं या U से भी लिखते हैं, तो ये 16 ग्राम 1 मोल के बराबर गिना जाएगा, या इसी को 1 एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का 18 ग्राम होता है, तो ये किसके बराबर गिना जाएगा? 1 मोल के बराबर या 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो ये थी हमारी कोई छोटी सी बात मोल के बारे में, ppm, ppb और परसेंटेज के बारे में। ये हमारी कुछ कंसंट्रेशन टर्म थी जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो मोलर एंड जो डिल्यूशन है वो बेसिकली है क्या चीज़ है, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर और उनके ऊपर भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।